वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई ये शानदार मूवी जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हमें श्याम नाम के एक बुजुर्ग आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है। श्याम असल में दोस्तों अपनी पोती को ढूंढ रहा है। वो पुलिस स्टेशन में अपनी पोती निधि की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया हुआ है, लेकिन एसआई तो खुद ही एक केस में बिजी है। दरअसल क्या है ना, एक मिनिस्टर के पालतू कुत्ते को किसी ने चुरा लिया और उस कुत्ते के बिना मिनिस्टर की बेटी खाना नहीं खा रही, इसलिए मिनिस्टर ने उस कुत्ते को ढूंढने के लिए पुलिस को लगा दिया। बताओ, जिस कारण ये एसआई भी परेशान है। अब एसआई के लिए श्याम की बेटी के केस से ज्यादा इस कुत्ते को ढूंढने का केस ज्यादा जरूरी हो गया था, और एसआई श्याम की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता इसी वजह से, क्योंकि उस पे कुत्ते को ढूंढने का प्रेशर रहता है। तभी वहाँ पे एक चंद्रा नाम के पुलिस वाले को लाया जाता है जिसे सभी बेकार मानते हैं कि ये किसी काम का नहीं, और एसआई के मुताबिक भी चंद्रा किसी काम का नहीं है। चंद्रा जब किसी की भी लाश को देखता है तो उसे तो सीधे बेहोशी आ जाती है। फिलहाल चंद्रा को होश में लाया जाता है और फिर एसआई श्याम को चंद्रा से बात करने के लिए कहता है कि ये चंद्रा करेगा तुम्हारा केस सॉल्व। इसके बाद दोस्तों हमें एक दिन पहले का समय दिखाया जाता है जहां श्याम निधि को साथ लेकर एक प्ले दिखाने के लिए लेकर जाता है जो कि 3 बाण के धारी बर्बरीक का होता है। दोस्तों वो नाटक, बर्बरीक एक ऐसा योद्धा था जो कि आपको पता ही होगा, जो कि दुनिया के किसी भी युद्ध को एक पल में खत्म कर सकता था, वो भी सिर्फ अपने 3 तीरों का इस्तेमाल करके, जो कि बर्बरीक को एक देवी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिए थे। लेकिन बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन भी दिया था कि वो सिर्फ उस पक्ष से लड़ेगा जो कि कमजोर होगा। अब इस तरह से बर्बरीक जिस भी तरफ से लड़ता तो वो पक्ष मजबूत हो जाता, तो बर्बरीक दोनों ही तरफ का सफाया एक साथ कर देता। इस तरह बर्बरीक अपनी माँ को दिए वचन के चलते दोनों ही पक्षों को मार देता। इसीलिए श्री कृष्णा ने बर्बरीक को इस युद्ध से दूर रहने के लिए उससे उसका सर यानी शीश दान में मांग लिया। अब बर्बरीक भी महादेव का भक्त था, तो उसने कृष्णा के कहने के बाद बिना कोई सवाल जवाब किए अपनी खुशी खुशी दान कर दिया अपना सर। बर्बरीक तो पांडवों की तरफ से युद्ध करने वाला था क्योंकि वो घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता था। बर्बरीक के जो 3 बाण यानी तीर थे ना, उनमें से पहले वाले से वो सभी लोगों पर निशाना लगा लेता, फिर दूसरे तीर से उन लोगों पर निशान लगा लेता जिन्हें बर्बरीक को नहीं मारना है। यानी ये दूसरा तीर दुश्मन को पहचानने का काम करता था, बाकी तीसरा तीर एक बार में ही सभी निशान लगाए हुए लोगों को भेद कर खत्म कर देता। और वो इस युद्ध को अगर शामिल होता तो इतनी आसानी से खत्म कर देता कि जो इस युद्ध के होने का उद्देश्य था वो खत्म हो जाता, और भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी में आने का जो अवतार है, जो उद्देश्य है, वो फिर पूरा नहीं हो पाता। दोस्तों अब निधि इस प्ले को देखने के दौरान श्याम से बताकर वॉशरूम जाती है, मगर जब वो कुछ देर के बाद नहीं आती तो श्याम घबरा जाता है, जो कि निधि को ढूंढने के लिए बाहर भी आता है। निधि उसे वहीं पे दिख जाती है, तब जाकर श्याम की जान में जान आती है। एक्चुअली श्याम ने निधि को बचपन से पाला क्योंकि निधि के माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। अगले दिन श्याम निधि को स्कूल भेजकर एक साइकेट्रिस्ट सेमिनार को अटेंड करने के लिए जाता है, जहाँ वो जिंदगी से हारे हुए लोगों को ट्रॉमा से लड़ने की सीख देता है। फिर उस सेमिनार को खत्म करने के बाद जब वो घर आता है ना, तो देखता है कि घर में निधि नहीं है। वो हर जगह पता करता है निधि के बारे में, किसी को भी कुछ पता नहीं होता। वो स्कूल से तो निकल गई थी लेकिन फिर घर नहीं पहुंची। इसी के बाद श्याम निधि की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाता है पुलिस स्टेशन। कहानी दोस्तों प्रेजेंट में आ जाती है, जहां श्याम ये सारी चीजें चंद्रा को बताता है। साथ ही श्याम चंद्रा को ये बताता है कि निधि ने एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी, तो चंद्रा उस स्मार्ट वॉच के जरिए उसे ट्रेस करता है, जिसका पता इनको जल्दी चल भी जाता है। जहां वो वॉच दिखा रहा था उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं ये लोग, तो ये घड़ी इनको एक आदमी के पास मिलती है, जिससे पूछने पर वो श्याम और चंद्रा से बताता है ये वॉच तो मुझे एक जगह मिली पड़ी थी। वो दोनों को उस जगह लेकर भी जाता है, लेकिन श्याम सोच में था कि भला निधि यहाँ कैसे पहुंच गई। अब इस जगह इन लोगों को एक सीसीटीवी कैमरा दिख जाता है, यानी कि इस कैमरे से सब रिकॉर्ड हुआ होगा कि निधि यहाँ कैसे और कब पहुंची। इसी के साथ दोस्तों कहानी 15 दिन पहले जाती है, जहाँ हम रमन और देव नाम के 2 दोस्तों को देखते हैं जो कि बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं। ये दोनों दसन्ना नाम के गुंडे के अड्डे पर पहुंच गए थे, और देव ही दोस्तों रमन को यहाँ पे लेके आया था काम दिलवाने के लिए। दसन्ना का मेन काम नशे की चीजें बेचने का है, और वो ये धंधा डॉग्स यानी कुत्तों को बेचने की आड़ में कर रहा है। मतलब लोगों को दिखाने के लिए वो अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स बेचता है, मगर अंदर ही अंदर ये नशीली चीजों का स्मगलिंग चल रही है। और यहाँ बात करें देव की, तो देव एक अनाथ है दोस्तों, जिसे पद्मा नाम की एक महिला ने पाला, जिसे वो दीदी कहता है। पद्मा असल में बहुत ही पावरफुल महिला है, और पद्मा के इलाके में उसकी बहुत चलती भी है, क्योंकि उसके कई अलग अलग बिजनेसेस थे जिन्हें वो पूरे उसूल और ईमानदारी के साथ करती है। लेकिन उसके मेन 2 ही बिजनेस थे दोस्तों, पहला कैब चलवाने का और दूसरा दूध बेचने का। पद्मा की एक बेटी भी है जिसका नाम महा है। महा और देवी एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, और पद्मा ने सोच भी लिया था कि वो महा की शादी देव से करवा देगी जल्दी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देव की एक बहुत ही बुरी आदत है दोस्तों, उसे जब भी कुछ पैसे मिलते वो उन्हें जुए में लगा देता और फिर हार जाता। इस तरह देव ने दसन्ना से करीब 30 लाख रुपए 30 लाख उधार ले लिए थे, जिन्हें दसन्ना देव से लौटाने के लिए कह रहा है। बाकी अब बात करें रमन की, तो रमन असल में इंडिया के बाहर कनाडा और लंदन जैसे देश में जाकर काम करना चाहता है, जिसके लिए उसको भी करीब 30 लाख रुपए की जरूरत है।
तभी वो बाहर जा पाएगा। इसीलिए रमन को देव दसन्ना के पास लेकर आया। बाकी रमन भी देव के साथ पद्मा की कैब को बारी बारी से चलाकर अपना काम चला रहा है। मगर दसन्ना को तो देव से अपने जो 30 लाख थे वो वापस चाहिए थे। साथ ही वो देव से कहता है कि मैं एक ही कंडीशन पर तुमसे वो 30 लाख वापस नहीं लूंगा, वो ये है अगर तुम पद्मा से बात करके मुझे उनके इलाके में ये नशे का धंधा करने की इजाजत दिला दो बस। तो देव कहता है कि ठीक है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। अब रमन उस कंपनी के ऑफिस में जाता है दोस्तों, जो कि उसको पैसे लेकर विदेश भेजने वाली है। वहाँ रमन की मुलाकात सत्या से होती है, जो कि इसी ऑफिस में काम करती है। सत्या रमन के कैब में बैठकर अपने घर जाती है, जिस दौरान सत्या और रमन काफी सारी बातें करते हैं एक दूसरे से, और इनकी बातों ही बातों में एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर जल्द ही इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन ऐसे ही जब रमन सत्या को अचानक से किस कर देता है तो सत्या बिना सोचे तुरंत उसको थप्पड़ जड़ देती है। हालांकि वो फिर इसके लिए रमन से माफी भी मांगती है। वो रमन से कहती है जब मैं 8 साल की थी ना, तब मुझे मैं अनाथ हो गई थी, मेरे माता पिता मर गए थे। और दोस्तों उस समय बताऊं आपको, सत्या को उसके अंकल ने अपने घर में रखा था, जिन्होंने एक दिन उस छोटी सत्या के साथ दुष्कर्म किया। और आज तक सत्या के अंदर उस चीज का ट्रॉमा भरा हुआ है। वो रमन को मारना तो नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो रमन से प्यार करती है। वो तो बस उसको अपने चाचा की याद आ गई थी तो उसने गुस्से में मार दिया। और रमन भी सत्या की कहानी सुनकर उसे माफ कर देता है। फिर वो सत्या को सबसे पहले अपनी माँ से मिलवाता है, फिर उसे देव और महा से भी मिलवाता है। अब दोस्तों आ जाइए प्रेजेंट में, जहाँ चंद्रा और श्याम उस जगह का सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग में उनको दिखता है कि निधि को कुछ गुंडे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पुलिस तुरंत उन लोगों को पकड़कर उनकी अच्छे से धुलाई कर देती है, जिसके बाद वो गुंडे लोग बताते हैं कि निधि कल की रात एक लड़के के साथ थी। दोनों एक लाइब्रेरी में किसी काम से गए हुए थे, जहाँ पर बारिश की वजह से वो लड़का और निधि एक जगह खड़े हो गए। अब यहाँ उस लड़के ने निधि को किस कर लिया। इस पर निधि उसको थप्पड़ जड़कर चली गई, जिसके बाद दोस्तों उसे इन्हीं गुंडों ने पकड़ने की कोशिश की। एक्चुअली ये गुंडे उसके साथ गलत काम करना चाहते थे, मगर निधि किसी तरह उनसे छुटकर भाग गई। इसमें उसके थोड़े कपड़े फट गए थे, साथ ही वो घड़ी भी गिर गई थी। अब निधि कहाँ गई है ये इन गुंडों को भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक बच्चे पर बुरी नजर डाली, इसलिए पुलिस उनको थोड़ा कूट देती है बढ़िया से। निधि इन गुंडों के पास अपना बैग भी छोड़कर भाग गई थी, जो कि पुलिस ने बरामद कर लिया था। और उस बैग में दोस्तों श्याम को एक बुक मिलती है, जो कि बर्बरीक के बारे में है। असल में उस बर्बरीक वाले प्ले को देखने के बाद श्याम वहाँ इस किताब को ढूंढ रहा था, मगर वो उसको नहीं मिली। इसीलिए निधि इस बुक को लेने के लिए लाइब्रेरी में गई थी। श्याम इस किताब पर उस लाइब्रेरी का स्टैम्प देख लेता है। फिर वो पहुंच जाता है लाइब्रेरी में, जिस जगह के सीसीटीवी से श्याम को उस लड़के का पता चल जाता है, जिसका नाम है दोस्तों प्रदीप, और वो भी निधि के साथ स्कूल में पढ़ता था। प्रदीप का घर पता करके श्याम उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, जहां प्रदीप के पिता बताते हैं कि वो तो अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है, लेकिन दोस्तों वो पढ़ाई नहीं बल्कि पार्टी और नशा करने के लिए गया होता है। प्रदीप के पिता श्याम के साथ वहां पहुंच जाते हैं, जहां इनको मिलता है प्रदीप, जो कि श्याम से बताता है कि मैं निधि को वो किताब दिलवाने के लिए लाइब्रेरी गया था बाइक से। किताब लेने के बाद हम बारिश में फंसे और तब मैंने उसे किस किया तो मुझे मारकर भाग गई। लेकिन जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मैंने निधि को एक कैब में जाते हुए देखा, तो मैंने सोचा कि वो अपने घर के लिए कैब करके जा रही है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रदीप फिर बताता है कि उस कैब का नंबर तो नहीं देख पाया मैं, लेकिन उसके पीछे वाले कांच पर एक बुल यानी कि बैल का स्टिकर लगा हुआ था। इसी के साथ दोस्तों कहानी वापस रमन और देव की कहानी की तरफ आ जाती है, यानी कि पास्ट में, जहां देव दसन्ना को पद्मा से मिलवाने के लिए लेकर आया हुआ है। दसन्ना यहां पद्मा से कहता है कि मैं तुम्हारे एरिया में कुत्तों को बेचने का धंधा करना चाहता हूं। लेकिन पद्मा को तो पता था कि दसन्ना कौन सा धंधा करवाना चाह रहा है, इसीलिए वो दसन्ना को थप्पड़ मारकर वहां से जाने के लिए कह देती है। मतलब कि पद्मा की तरफ से दसन्ना को सीधी की सीधी ना थी। और यहाँ पद्मा देव से कह देती है कि बिना इंसान के बारे में जाने उसे यहाँ लेकर मत आया करो, समझे। दसन्ना भी गुस्से में देव से कह देता है अगर तूने मेरे 30 लाख अगले 1 हफ्ते में नहीं दिए ना, तो तेरे बारे में पद्मा को सब बता दूंगा तू क्या करता है, मतलब तू मेरे लिए काम करता है। इधर सत्या ने रमन की फाइल तैयार कर दी थी दोस्तों, ताकि वो बाहर जा सके। बस उसको एडवांस पेमेंट करनी थी, बाकी के पैसे उसको 1 हफ्ते बाद देने थे। अब पैसे की अर्जेंट जरूरत रमन और देव दोनों को थी, क्योंकि देव को देने थे दसन्ना के और रमन को चाहिए थे बाहर जाने के लिए। तो दोनों मिलकर एक मस्त प्लान बनाते हैं। रमन की कैब में एक बार एक ऐसा आदमी आकर बैठा था जिसने हाल ही में बैंक से 30 लाख रुपए निकाले थे। इसीलिए रमन देव के साथ मिलकर उस आदमी के घर के सामने जाकर दूर से उसके ऊपर लेजर से पॉइंट करते हैं और उससे बताते हैं कि तुम हमारे स्नाइपर के निशाने पर हो, अपने पैसे तुम इसी वक्त नीचे फेंक दो, नहीं तो तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। अब उस लेजर की लाइट को देखकर वो शख्स इसको सच्ची का स्नाइपर समझ लेता है और फिर वो तुरंत सारे पैसे एक बैग में करके नीचे फेंक देता है। तो अब इन लोगों को 30 लाख मिल गए थे, जिसमें से रमन 5 लाख ले जाकर उस ऑफिस में दे देता है, जो उसे मतलब बाहर भेजने वाले थे, और बाकी के 25 लाख रुपए
रमन से देव लेकर चला गया था, ये बोलकर कि तुम्हें बाकी के पैसे 1 हफ्ते के बाद चाहिए तो मैं इसको डबल करके हम दोनों की मुसीबत खत्म कर दूंगा। लेकिन दोस्तों देव फिर से सारे जुए में हार जाता है पैसे। अब इस तरह से दोनों फिर से कंगाल हो गए और दसन्ना देव को आए दिन धमकाता रहता है कि कब दे रहा है मेरे पैसे, नहीं तो मैं पद्मा को बता दूंगा कि तुम मेरे लिए काम करते हो, फिर वो अपनी बेटी की शादी किसी और से कराएगी। इसके बाद दोस्तों हम देव और रमन को एक खंडर में देखते हैं जिनके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में वही मिनिस्टर का कुत्ता, यानी कि इन दोनों ने मिनिस्टर का कुत्ता चुरा लिया था जिसके बिना उसकी बेटी खाना नहीं खा रही थी। इसीलिए रमन और देव इस कुत्ते के बदले मिनिस्टर से 60 लाख की मांग करते हैं, जो कि मिनिस्टर देने के लिए भी राजी हो जाता है और वो इनकी बताई हुई जगह पर अपने आदमी को पैसे लेकर भेजता है। प्लान तो ये था कि देव एक दूसरी तरफ से उस कुत्ते वाले बॉक्स को रखेगा और रमन एक दीवार की दूसरी तरफ खड़ा रहेगा, जिसके ऊपर से पैसे का बैग ये लोग मिनिस्टर के आदमी से फेंकने के लिए कहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ मिनिस्टर का आदमी अकेला नहीं आया था, बल्कि उसके साथ पुलिस और एसआई भी था। रमन और देव वही लेजर वाला आइडिया अपनाते हैं। इसी बीच वो मिनिस्टर का आदमी रमन की तरफ दीवार के पार पैसे का बैग फेंक देता है और देव उस कुत्ते वाले बॉक्स को दूसरी ओर रख जाता है, लेकिन बैग रमन की तरफ ना गिरकर उल्टा मिनिस्टर के आदमी की तरफ गिर जाता है। जो देख एसआई लेजर लाइट जहां से आ रही है उस तरफ गोली चला देता है, जिसके चलते ही दोस्तों रमन और देव भाग खड़े होते हैं और पुलिस वालों को कुत्ता भी सही सलामत मिल जाता है। पैसे भी बच गए थे उनके, मतलब इन दोनों का ये प्लान भी फेल हो गया, मगर दोनों पुलिस से बच गए, ये बढ़िया था। कहानी आती प्रेजेंट में, जहाँ पर एक शमशान घाट में काम करने वाले के पास एक आदमी हुडी पहनकर आता है। वो अपने साथ एक बच्ची की लाश लेकर आया है जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में है। हुडी वाला आदमी शमशान में काम करने वाले से कहता है इस लाश को जला दो। वो गन और पैसे दोनों लेकर आया था, मतलब अगर शमशान वाले ने ये करने से मना कर दिया तो हुडी वाला उसे गोली मार देगा, और अगर लाश जला दी तो बदले में वो पैसे भी दे रहा है। लेकिन शमशान वाला फ्यूज उड़ने का बहाना करके उसको ठीक करने जाता है और वहां से उस स्कूल के बस ड्राइवर को करता है फोन, उसी स्कूल की जिस स्कूल का लड़की ने यूनिफॉर्म पहन के रखा होता है। और बस ड्राइवर को जब ये पता चलता है तो उसको याद आता है कि श्याम उससे अपनी पोती निधि के बारे में पूछने आया था, इसीलिए वो तुरंत ही ये बात श्याम को कॉल करके बता देता है। और दोस्तों ये लाश निधि की ही थी। बाकी इन सब के पहले श्याम ने पता कर लिया था कि निधि इस रास्ते से जिस कैब में बैठी थी वो असल में पद्मा की थी, वो कैब मतलब, और पद्मा की 100 गाड़ियां शहर में चल रही है और उन सभी में पीछे की ग्लास में वो स्टिकर भी है, वो बुल वाला जिसे प्रदीप ने देखा था। अब बस ड्राइवर की बात सुनकर श्याम और चंद्रा तुरंत शमशान पहुंच जाते हैं, जहां उनके आने से पहले हुडी वाले शमशान वाले को डराकर उससे निधि की लाश को जलवा देता है। श्याम उस हुडी वाले को एक गाड़ी में बैठकर फिर भागते हुए देख लेता है, जिसका नंबर श्याम ने बहुत ही अच्छे से रट लिया होता है। चलिए दोस्तों वापस से पास्ट में जाते हैं, जहाँ पद्मा के यहाँ महा और देव की शादी की तैयारी चल रही है, जहाँ से देव को दसन्ना किडनैप करवा लेता है और अब वो देव के सामने पद्मा को कॉल करके उसकी सच्चाई बताने वाला है। मगर इससे पहले दसन्ना को न्यूज के जरिए ये पता चल जाता है कि एक पुलिस वाले ने उसका 1 किलो का माल पकड़ा हुआ है, जो कि करीब 1 करोड़ रुपए का है। इस पर दसन्ना बोलता है कि वो माल 1 किलो नहीं बल्कि 10 किलो का था, यानी पूरे 10 करोड़। ये पुलिस वाला 1 किलो माल दिखाकर बाकी 9 किलो खुद बेचना चाहता है। तो इस पर देव दसन्ना से कहता है कि मुझे बस एक आखिरी मौका दो, मैं उस ऑफिसर से तुम्हारा माल लेकर जरूर आऊंगा और ऐसा करते ही तुम मेरे सारे उधार माफ कर देना और मुझे साथ ही पैसा भी देना इस कठिन काम को करने के लिए, प्लस तुम पद्मा से भी कुछ नहीं बताओगे। दोस्तों यहाँ दसन्ना देव की बात सुनकर उसकी शर्तें मान लेता है और उसको एक आखिरी मौका देने को तैयार हो जाता है। और अब आ जाइए प्रेजेंट में, चंद्रा पद्मा के पास एक वर्कर बनकर जाता है और उससे कहता है कि मैं आपको सभी गाड़ियों पर सही दाम में टेफ्लॉन कोटिंग कर दूंगा। अब इसके लिए पद्मा मान गई और चंद्रा को सारी कैब्स का रिकॉर्ड मिल गया था। अब जिस कैब के नंबर को श्याम ने शमशान से निकलते हुए देखा था उसे मैच करके चंद्रा को पता लग जाता है कि ये कार रमन और देव चलाते हैं, मतलब इन दोनों में से ही किसी ने निधि को मारा। ये सारी बात चंद्रा श्याम से बता देता है, जिसके बाद श्याम रमन की माँ से मिलता है दोस्तों और उन्हें बताता है कि आपका बेटा ऐसे ऐसे काम करता है। श्याम की बात सुनकर रमन की माँ उस पे नजर रखे हुए होती है। तभी वो एक रात रमन को देव से बातें करते हुए सुन लेती है, क्योंकि वो देव के साथ मिलकर एक ऑफिस के घर से काफी सारा नशीला पाउडर चुराने वाला है। और यहाँ पे उसकी माँ रमन को पकड़ लेती है और फिर बातों ही बातों में वो रमन को निधि की तस्वीर दिखाते हुए पूछती है, बेटा क्या तुमने इस बच्ची को मारा? और दोस्तों इस पर रमन अपनी माँ को सच्चाई बताना शुरू करता है। असल में क्या हुआ था, रमन जब उस दिन मिनिस्टर के कुत्ते को लेकर आया था तो देव ने निधि को किडनैप कर लिया था और वो भी निधि को लेकर उसी खंडर में आ गया था। निधि ने ना देव की कैब ली थी और देव को निधि किसी बड़े घर की लगी, इसीलिए उसने निधि को किडनैप कर लिया। तो रमन उससे कहता भी है कि ये सही नहीं है भाई। इस पे देव कहता है बेटा ये हमारा बैकअप है, बाकी मिनिस्टर वाला काम होने के बाद मैं खुद उसको छोड़ दूंगा। और इसके बाद तो दोस्तों आप जानते ही हैं
कैसे मिनिस्टर के कुत्ते के बदले पैसे लेने का प्लान फ्लॉप हो गया और दोनों बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग आए थे। देव ने उस रात काफी पिया और नशे में वो नीचे निधि को चेक करने गया तो निधि ने खुद को खोल लिया था और वो देव पे हमला कर देती है। देव उसको तुरंत संभालता है, जिस दौरान देव ने निधि का फटा हुआ ड्रेस देखा और उसकी नीयत फिसल गई। उसने फिर निधि के साथ दुष्कर्म किया तो यहाँ निधि को एक कुल्हाड़ी दिखी जिसे उठाकर निधि ने देव के सीने में मार दिया और फिर भागने लगी। इस पर देव ने उसी कुल्हाड़ी को निधि की तरफ फेंका जो कि निधि के सर में घुस गई और यहाँ पे उसका खात्मा हो गया। अब ये सारी चीज जब रमन को पता लगी तो देव ने रोकर उसको दोस्ती का वास्ता दिया और कहा कि मुझसे ये गलती दोबारा नहीं होगी भाई, माफ कर दे। और रमन को देव ने किसी तरह राजी कर लिया था कि ये बात किसी को ना बताए और इस लाश को ठिकाने लगाने में मदद करे। अब रमन जब उस लाश को कैम्प में रख रहा था तब देव उसका वीडियो बना लिया दोस्तों, और आज तक उसी वीडियो को दिखाकर वो रमन को ब्लैकमेल कर रहा है। इसी वीडियो को दिखाकर वो रमन से पुलिस वाले के घर से नशीला पाउडर चुराने की मांग कर रहा है, जो कि रमन को करना पड़ेगा, नहीं तो देव पुलिस वालों को ये वीडियो दिखा देगा। मतलब सब कुछ देव ने किया और इल्जाम रमन पे डालने की धमकी दे रहा है। इस दिन के बाद से ही रमन देव से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था, मगर वो मजबूर था दोस्तों। ये सारी बातें रमन की माँ जाकर श्याम से बताती है और साथ ही उसे वो वीडियो भी दिखाती है जिसमें रमन निधि की लाश को कैम्प में रख रहा है। आगे रमन देव के साथ किसी तरह ऑफिसर के घर में घुस जाता है। अब इस बारे में ऑफिसर को अपने घर के सिक्योरिटी सिस्टम से पता चल जाता है कि उसके घर में कोई घुसा हुआ है, मगर जब तक वो आता रमन और देव नशीला पाउडर लेकर जा चुके थे। लेकिन रमन ने एक पैकेट छोड़ दिया था जो कि इस पुलिस वाले को मिलता है। रमन ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए पुलिस उस ऑफिसर को नशीले पाउडर के पैकेट के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। मतलब रमन ने पुलिस वाले को भी फंसवा दिया और चोरी भी कर ली। इन दोनों के इस काम से दसन्ना बड़ा खुश होता है और वो दोनों को पैसे भी देने को तैयार है। लेकिन अगले दिन देव की लाश एक नदी में मिल जाती है दोस्तों, जिसको देखकर पद्मा बड़ी रोती है क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाह रही थी। दूसरी तरफ दसन्ना के आदमी रमन को अपने अड्डे पे लाकर काफी मार रहे होते हैं। उन सभी को रमन अकेले ही धूल चटा देता है दोस्तों। फिर वो दसन्ना से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो हैं? दसन्ना बताता है कि तुम लोग जो पाउडर पुलिस वाले के यहाँ से लेकर आए वो पाउडर नकली था, बल्कि असली पाउडर की जगह वो आटा था। अब ये सुनकर रमन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। बाहर जाकर वो चाय की दुकान के पास जाकर उदास बैठ जाता है जहाँ चंद्रा भी मौजूद था। वो रमन से बताता है कि तुम्हारा झूठ सामने आ चुका है, यही सोच रहे हो कि पाउडर की जगह आटा किसने रखा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये काम तुम्हारी माँ ने किया और हमें ये भी पता है कि निधि के साथ दुष्कर्म करके उसको मारने वाला देव नहीं बल्कि तुम थे। हाँ, तुमने अपनी माँ को झूठी कहानी बताकर देव को विलन बना दिया, ठीक है। दरअसल जब तुम्हारी माँ ने वो वीडियो श्याम को दिखाया था ना, उस वीडियो में रमन के सीने पर कुल्हाड़ी का निशान था, यानी तुम्हारे सीने पर, जबकि तुमने ये बताया था कि कुल्हाड़ी तो निधि ने देव को मारी थी, और अगर देव को मारी थी तो फिर ये निशान तुम पे कैसे आ गया। यानी निधि को लेकर दोस्तों देव ही आया था, लेकिन उसके साथ गलत किया रमन ने, देव ने नहीं। और तब देव ने रमन को लाश रखते हुए वीडियो बना ली और उसे ब्लैकमेल करके अपने उल्टे सीधे कामों में शामिल करने लगा। फिर रमन ने दसन्ना को नशीला पाउडर देने के बाद दसन्ना के साथ मिलकर देव की जान भी ले ली और उसकी लाश को नदी में फेंकवा दिया। यानी कि रमन ने देव को भी रास्ते से हटा दिया। चंद्रा रमन से कहता है कि तुम बहुत ही घिनौने इंसान हो यार, जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी इस करतूत के बारे में पता चलेगा तो वो बेचारी मर जाएगी शर्म से। रमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उदास मन से दोस्तों एक ऑटो लेकर निकल जाता है। बाकी दोस्तों आपको तो पता ही है, श्याम एक साइकेट्रिस्ट है और उसने मूवी की स्टार्टिंग में एक सेमिनार भी लिया था। उस सेमिनार में श्याम की बातें सुनने के लिए सत्या भी मौजूद थी। वो असल में अपने बचपन के ट्रॉमा से जूझ रही थी, इसीलिए वो अपना इलाज श्याम से करवा रही है। श्याम उसे शुरुआत से लगातार काउंसलिंग दे रहा था ताकि वो अपने अंकल के दिए ट्रॉमा से निकल पाए। श्याम इस वक्त सत्या के साथ होता है। वो सत्या से कहता है कि तुम अब ठीक हो चुकी हो, बाकी कभी भी ये ट्रॉमा याद करके या डर किसी भी रूप में तुम्हारे सामने हो तो इस बॉक्स को खोलकर इस्तेमाल करना। श्याम ने सत्या को एक बॉक्स देते हुए ये कहा था। अब आगे दोस्तों सुनिए। अब रमन पछतावा करने के लिए सत्या के पास आता है क्योंकि वो उसका प्यार था। रमन सत्या से सारी बातें बता देता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन रमन ने एक बच्ची के साथ गलत किया। ये सुनते ही सत्या की आंखों में खून आ जाता है, मतलब गुस्सा, और वो तुरंत श्याम के दिए उस बॉक्स को खोलती है। उसमें होती है गन और उस गन को निकालकर सत्या सीधे रमन पे गोली चला देती है, जिसके बाद रमन का राम राम सत्या, क्योंकि जो रमन ने किया था वो पाप माफ करने के लायक भी नहीं था। रमन के मरते ही वहाँ पे पद्मा आ जाती है जो अपने आदमियों से कहती है रमन की लाश को ठिकाने लगा दो, इसका इल्जाम सत्या पर नहीं आना चाहिए। ये सारा खेल श्याम ने रचा था। लेकिन दोस्तों अभी भी एक बढ़िया वाला ट्विस्ट इंतजार कर रहा है आपका। श्याम अपना बदला पूरा करने के बाद एक हॉस्पिटल में जाता है जहां हम बेड पर निधि को देखते हैं जो कि कोमा में है। दरअसल उस रात जब देव निधि को जलाने के लिए शमशान लेकर गया था तब वो मरी नहीं थी, उसकी सांसें चल रही थी। उस वक्त शमशान वाले आदमी ने निधि को एक आदमी की बॉडी से बदल लिया। तब से निधि का इलाज चल रहा है। जिस बॉडी से निधि को बदला गया था
वो एक भिखारी की लाश थी जो कि बारिश में ठंड से मर गया था। इस भिखारी को निधि ने मूवी की शुरुआत में खाना खिलाया था, तो निधि के नेक का एहसान उस भिखारी ने मरने के बाद देखा इस तरह चुकाया। निधि का एक ऑपरेशन होता है दोस्तों, जिसके बाद निधि को होश आ जाता है और वो श्याम को देख उसे बर्बरीक कहकर बुलाती है। दरअसल दोस्तों, भगवान कृष्णा ने जब बर्बरीक का सर दान में मांगा और बर्बरीक ने बिना किसी झिझक से उन्हें अपना सर दान में दे दिया, तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि तुम्हारा ये सर संपूर्ण महाभारत के युद्ध का साक्षी बनेगा, और जैसी भक्ति तुमने मेरे प्रति दिखाई उस कारण मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे, मतलब खाटू श्याम जी के नाम से। और इसीलिए दोस्तों, खाटू श्याम जी कलयुग में हारे हुए लोगों का सहारा बने हुए हैं। इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर श्याम भी है। श्याम को निधि ने बर्बरीक इसीलिए कहा क्योंकि श्याम ने रमन को सत्या के हाथों मरवा कर उसका बदला तो ले ही लिया, साथ ही उसने पद्मा का भी बदला ले लिया। रमन ने देव को मारा था, साथ ही जिस घुटन और ट्रॉमा से सत्या बचपन से नहीं निकल पा रही थी, उसे श्याम ने रमन को मारने का मौका दिया, जो कि उसके अंकल की तरह था। दोनों ही एक बच्चे के साथ दुष्कर्म किए हुए थे। रमन को मारने के बाद सत्या सच में हील हो गई थी। वो हारी हुई थी जिसका सहारा श्याम बना, और उसने ठीक बर्बरीक के 3 तीरों की तरह पहले केस को सॉल्व कर दिया, फिर दूसरे तीर से रमन पर निशाना लगाया, आखिरी तीर के रूप में उसने सत्या का इस्तेमाल किया, जिसने लक्ष्य को भेद कर अपना काम पूरा किया। दोस्तों, आगे पोस्ट क्रेडिट में हमें पद्मा को दिखाया जाता है, जो कि अपने लोगों के साथ दसन्ना के अड्डे में घुसकर उसे मार देती है। क्योंकि देव को मारने में वो भी शामिल था, दसन्ना के अड्डे से पुलिस को काफी सारा माल मिला, जो देखकर एसआई इसका क्रेडिट चंद्रा को देता है, जो कि कभी किसी काम का नहीं था। आज चंद्रा भी बहुत बड़ा बन गया, जिसे मिलेगा अब अवार्ड और उसका प्रमोशन भी होगा। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।